Greetings to everyone. Once again, I am Anushka and I am up with the second part of inhibitors of metabolic pathways. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वॉरफेरिन की। वॉरफेरिन जो है वो विटामिन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है और क्योंकि विटामिन के जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर विटामिन के का इनहिबिशन हो जाएगा दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो, क्योंकि जैसे वॉरफेरिन में एक वर्ड आ रहा है वॉर मीन्स युद्ध, राइट। और युद्ध में क्या होता है, मारकाट होती है, ब्लड फ्लो होता है, तो आप इसको वॉरफेरिन को इस तरीके से ब्लड से रिलेट कर सकते हैं और मेमोराइज करने में इजी रहेगा आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रोटिनॉन और एमोबार्बिटल, ये दोनों ही इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और पाइरिसिडिन भी कॉम्प्लेक्स 1 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही इनहिबिट करता है। जहाँ तक बात की जाए एंटीमाइसिन ए की, तो वो इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ ETS, और साइनाइड, एजाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों इनहिबिट करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइए अब बात करते हैं डाइजोमाइसिन एंटीबायोटिक की। डाइजोमाइसिन एंटीबायोटिक बेसिकली ATP सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा आप इस डायग्राम में आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ATP सिंथेस का डायग्राम है। इसमें जैसे देखिए ये F0 है, F0 इसकी यूनिट है और ये आपकी F1 है, ठीक है। तो F0 में से जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोटॉन के ट्रांसफ़र को ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है जो डाइजोमाइसिन एंटीबायोटिक है। और क्योंकि प्रोटॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है दैट मीन्स ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक करता है ATP सिंथेसिस को बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द F0 ऑफ ATP सिंथेस एंजाइम। गॉट इट। बात करते हैं एट्रेक्टाइलोसाइड की। एट्रेक्टाइलोसाइड बेसिकली इनहिबिट करता है ADP ATP ट्रांसलोकेज को, और ये करता है एक्सटर्नल साइड से। आप आगे इसमें एक और इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे जो है बोंकरकेक एसिड। बोंकरकेक एसिड जो होता है वो भी ADP ATP ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करता है बट फ्रॉम इंटरनल साइड। चलिए अब बात करते हैं DCMU के बारे में। DCMU इसको डायूरोन भी कहते हैं और ये है आपका 3,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाइमिथाइल यूरिया, DCMU। ओके, सो DCMU बेसिकली क्या करता है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। किस तरीके से इसका फंक्शन है, तो इसके लिए हम ये यहाँ देखिए, देखो क्या होता है कि ये जैसे फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटोसिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पे ये है आपका प्लास्टोक्विनोन इधर होता है। प्लास्टोक्विनोन वो बाइंड करता है आपका इस B6F कॉम्प्लेक्स के साथ जाके। तो DCMU बेसिकली compete करता है इस प्लास्टोक्विनोन के साथ, और प्लास्टोक्विनोन के साथ compete करता है तो उसका जो ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फ्रॉम ये PQB, दैट मीन्स फाइलोक्विनोन B से B6F कॉम्प्लेक्स तक जाने का जो एक रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और इस तरीके से ये O2 का जो प्रोडक्शन, क्योंकि फाइनल आउटकम आपका क्या होता है, वो तो आपका ऑक्सीजन ही है, तो उस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इसी में ही पैराक्वेट के बारे में। सो पैराक्वेट क्या करता है, इसी प्रोसेस में ही आगे जाके इसी आप दोबारा देखिए ज़रा इस डायग्राम को, इसमें आप यहाँ देखते हैं FD, दैट मीन्स फेरिडॉक्सिन। तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है टू NADP पॉजिटिव,
ठीक है। और इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका फेरिडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, दैट इज FNR। तो जो पैराक्वेट होता है, पैराक्वेट ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को फ्रॉम दिस फेरिडॉक्सिन टू NADP पॉजिटिव, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको खुद ही खा जाता है। ठीक है, देखिए, blocks the photosynthetic electron flow by intercepting electrons between ferredoxin acceptors and NADP positive। तो इस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें ब्लॉकेज करता है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं DIPF के बारे में। DIPF जिसका फुल फॉर्म है डाइआइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोरिडेट, ये जो है वो इनहिबिशन का काम करता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का। और केवल DIPF ही नहीं, सेरीन भी, जिसे हम नर्व गैस कहते हैं, और इसके साथ ही पैराथायोन, ये तीनों ही इनहिबिशन का काम करते हैं एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का। अब बात करते हैं एजासेरीन के बारे में। एजासेरीन जो है वो ग्लूटामीन का एनालॉग होता है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन करता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का। साथ ही साथ ये एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, मतलब एंटी कैंसर ड्रग भी हम कह सकते हैं, तो उसकी तरीके से भी ये काम करता है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं एलोप्यूरिनॉल के बारे में। एलोप्यूरिनॉल क्या काम करता है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन। अब ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का क्या काम है बेसिकली, देखिए, हाँ, इस डायग्राम को ज़रा, इस फ्लो चार्ट को ध्यान दीजिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि प्यूरिन से जो न्यूक्लिक एसिड से प्यूरिन बना, प्यूरिन से हाइपोज़ैंथिन, एंड हाइपोज़ैंथिन से जब ज़ैंथिन बनता है तो उसमें ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो एरोप्यूरिनॉल है और इसके साथ ही फेबक्सोस्टेट, ये दोनों ही इनहिबिशन करते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का। तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन हो जाएगा, दैट मीन्स कि हाइपोज़ैंथिन से ज़ैंथिन नहीं बनेगा और ज़ैंथिन से फाइनली यूरिक एसिड नहीं बनेगा। और यूरिक एसिड का ही जब ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो कौन सी डिजीज़ होती है? गाउट डिजीज़। तो इसलिए ये जो एलोप्यूरिनॉल और फेबक्सोस्टेट है, ये बेसिकली गाउट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक, एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट्स द ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंड यूज्ड इन द गाउट ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं डिजिटेलिस, वबेन और पैलिटॉक्सिन की। ये तीनों इनहिबिशन करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का। और जो वैनिडेट है ये इनहिबिशन करता है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस का। लेकिन किस तरीके के ATPase का? सिर्फ P टाइप ATPase का, जिसमें आपके Na पॉजिटिव और सोडियम पोटेशियम पंप आता है और आपके कैल्शियम वाले आ जाएंगे। ठीक है, हिस्टामिन जो है वो स्टिमुलेटर है। बेसिकली हम अभी पढ़ तो सिर्फ इनहिबिटर्स के बारे में रहे थे, लेकिन एक हिस्टामिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। हिस्टामिन जो है वो आपके प्रोटॉन और पोटेशियम ATPase का स्टिमुलेशन करवाता है। सिमिटिडीन, जिसका कमर्शियल नेम टेगामेड भी है, ठीक है, तो ये आपका इनहिबिशन करता है HCl एसिड के ओवर प्रोडक्शन को रोकता है। ठीक, E2BC ग्लूकोज फॉस्फेट, ये आपका लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन्स आपने पढ़े होंगे, तो उसमें जो लैक्टोज ओपेरॉन होता है उसका नेगेटिव रेगुलेशन करता है। और जो फ्लोरिजीन है, फ्लोरिजीन इनहिबिशन करता है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का, और सोडियम इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का इनहिबिशन करता है साइटोचैलेसिन B। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोंकर्किक एसिड, इससे पहले भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो ADP ट्रांसलोकेशन का इनहिबिशन करता था वो कौन सा था, आप मुझे कमेंट में डालिएगा ये। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो बोंकर्किक एसिड जो है वो भी ADP ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करता है, लेकिन फ्रॉम द इंटरनल साइड। और एक्सटर्नल साइड से क्या था वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नाउ बात करते हैं DAETG के बारे में। यह है डेंसाइल अमीनो इथाइल थायोगैलेक्टोसाइड। ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है लैक्टोज का। ठीक, अब आता है हमारा थाइमिडीन ग्लाइकोल। सो थाइमिडीन ग्लाइकोल DNA रेप्लिकेशन की ब्लॉकेज करता है।
कॉल्चिसिन, कॉल्सिमिड, विनिस्ट्रीन, विनब्लास्टिन, ये सारे जो हैं इनहिबिशन करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल का। सो ये चारों ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जबकि नोकोडेजोल जो है वो प्रमोट करता है डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल और टेक्सोल प्रिवेंट करता है डीपॉलीमराइजेशन को। मतलब नोकोडेजोल और टेक्सोल ये एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं। नोकोडेजोल उस चीज़ को प्रमोट करता है और टेक्सोल उसी डीपॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे इनहिबिशन का जो पार्ट सेकंड है, इनहिबिटर्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि मैम वॉइस का थोड़ा सा इशू है आपकी वीडियोज़ में, तो मैंने इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दिया है और आई हैव चेंज्ड माय माइक राइट नाउ। तो अब आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि वॉइस का अभी भी आपको जो दिक्कत आ रही थी वो अभी भी है या इट हैज़ बीन सॉर्टेड आउट। लास्टली बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए